नमस्ते। तो आज हम टर्न द बस में एक तो जीवाश्म माने फॉसिल्स के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरा हम पढ़ेंगे विकास के चरण मतलब एवोल्यूशन स्टेजेस के बारे में। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जीवाश्म होता क्या है? तो अंगों के संरचना केवल वर्तमान स्पीसीज पर ही नहीं की जा सकती, वरन उन स्पीसीज पे भी किया जाता है जो अब जीवित न हो। तो होता क्या है, देखिए मैं आपको ये, आप थोड़े पहले पिक्चर्स देख लीजिए कि होता क्या है। आपने कहीं ना कहीं पिक्चर्स देखी होंगी कि जो स्पीशीज जो जीवित ना है, अब नहीं है, बट पहले होते थे, अब जो एक्सटिंक्ट हो गए, उनकी भी ऐसे फॉसिल्स दिखती हैं। तो होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड। तो जो मिट्टी जो मिट्टी से सूख कर कठोर हो जाए तथा उसमें कीट या किसी तरह का इंसेक्ट या कोई भी तरीके का जानवर की छाप सुरक्षित रह जाए, जीव के इस प्रकार के परीक्षित अवशेष को हम जीवाश्म कहते हैं। मानिए, सोचे कि एक चींटी थी, वह मर गई और वह रेत के अंदर दब दब गई, और पानी वानी आया तो उसके बाहर का जो स्केलेटन होता है, उसका छाप पड़ गया उस पे। अब वो जो छाप पड़ गया, अगर हम खोजेंगे खोजेंगे डिग के निकालेंगे, तो हमें वो छाप मिलेगा। तो उससे हम पता चल सकता है कि ये जो जीवित नव भी थी आज से 100,000 साल पहले, वह कैसी दिखा करती थी। तो हम देखते हैं कि जीवाश्म एक बाढ़ एक परत कैसे बनाता है। ठीक है, तो इसका बोलने का मतलब ये है कि हाउ डू फॉसिल फॉर्म लेयर बाय लेयर। ठीक है, एक एक लेयर करके बनते हैं। तो शुरू में जैसे 100 मिलियन, एक सेकंड रुकिए, ऐसे करके दिखाता हूँ। तो 100 मिलियन वर्ष पहले से हुई थी ये चीज। तो क्या हुआ था कि समुद्र के तल पर कुछ इनवर्टेब्रेट, जिसको हम अकशेरुकीय जीवों कहते हैं, ठीक है, उनकी मृत्यु हो गई थी, और वह रेत में दब गए थे। ठीक है, ये देखिए, दब गए थे। इसके बाद टाइम के बाद जब डायनासोर्स आए, ठीक है, कुछ मिलियन वर्षों के बाद क्षेत्र में रहने वाले डायनासोर्स मर जाते हैं तथा उनका शरीर भी मिट्टी में दब जाता है। यह मिट्टी भी दबकर चट्टान बन जाती है, रॉक बन जाती है, और अकीशेरुकीय पहले वाले अक्षयरुकीय वाली चट्टान के ऊपर बन जाती है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले ये बना, ठीक है, इसके ऊपर इसका बना, ये देखिए, ये जाके जो डायनासोर ये बना। ठीक है, अब इस डायनासोर के ऊपर ये आप देखिए, फिर इसके कुछ और मिलियन वर्ष के बाद क्षेत्र में घोड़े के समान कुछ जीव की जीवाश्म चट्टानों में बन गई, जैसे घोड़े की जैसे हुआ करते हैं, बट एग्जैक्टली घोड़े नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास इनवर्टेब्रेट्स या अक्षय रूख्य हुए। ठीक है, ये अक्षय रूख्य हुए। फिर उसके ऊपर का जो परत बना, एक परत जो बना, वह बना डायनासोर का, उसके ऊपर घोड़े जैसे बने थे। ठीक है, उसके ऊपर एक सेकेंड रुकिए, दिखाता हूँ। उसके ऊपर जो बनी, ये सब इरेज करना पड़ेगा, क्षमा कीजिए। ठीक है, उसके ऊपर घोड़े जैसे जानवर हुआ करते थे। ठीक है, ये घोड़े जैसे जानवर उसके ऊपर लेयर में गए। ठीक है, और उसके ऊपर फिर क्या हुआ, इसके काफी समय उपरांत मृदा अपरदन, मान लीजिए जल प्रत्रा के कारण, मतलब पानी वानी आ गया उसके ऊपर, लेक बन गया उसके ऊपर, घास फूस बन गई, और ऐसे पूरे लेयर पूरा बन गया। ठीक है, तो एक एक लेयर से ये जो सारे हमारे फॉसिल्स बने थे, क्या बने थे, जो जीवाश्म बने थे, तो ये लेयर के हिसाब से। और आप जितना डीप नीचे लेयर में जाओगे, उतनी आपको पुरानी चीजें मिलेंगी। ठीक है, जो ऊपर होगा वो कम टाइम पुराना होगा, जो ज्यादा नीचे होगा वो ज्यादा टाइम पुराना होगा। तो ये वाली चीज बताना चाहता है। ठीक है, चलिए अब हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो अब हम बात करेंगे, इसको एक सेकंड थोड़ा साइड कर देते हैं। तो हम बात करेंगे विकास के चरण के बारे में। तो यहाँ पे एक प्रश्न आता होगा कि यदि जो जटिल अंग होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स होते हैं, वो उदाहरण के लिए आंख जैसे कि हम बात करें, तो ये आंख बन जाता है, बट ये आंख जो बना है, ये सिर्फ एक डीएनए की मात्रा के परिवर्तन द्वारा
किस प्रकार संभव हो, मतलब एक ही बार डीएनए कॉपिंग में प्रॉब्लम हुई तो संभव ये अपने आप आंखें बनने लगी, क्योंकि पहले नहीं हुआ करती थी। आगे जो बहुत 100 मिलियन साल पहले जीवित प्राणी होते थे, पर एक डीएनए कॉपी के बाद बन गई नहीं। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे चरण होते हैं, स्टेजेस होते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ होगा, निश्चित रूप से ऐसे जटिल अंगों का विकास क्रमिक रूप से अनेक पीढ़ियों में हुआ होगा, मतलब छोटी छोटी स्टेजेस चरण से हुआ होगा। परंतु बीच के परिवर्तन किस प्रकार चयनित होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो छोटे छोटे हैं ये हम कैसे, जो बीच वाले हैं हम कैसे देख सकते हैं, जो स्टेजेस हैं विकास की, ठीक है। जैसे परंतु बीच के परिवर्तन किस प्रकार चयनित हुआ होगा, तो हम इसका एग्जाम्पल देते हैं प्लनेरिया नाम का एक चपेट क्रमी की अति सरल आंख है, मतलब बहुत सिंपल आंख है। जैसे आप देखिए सिंपल, ये कलर वलर नहीं बता सकती, ये बस बता सकती है कि इसके ऊपर रोशनी जो आ रही है कि नहीं। तो रात को बता सकती है, रोशनी नहीं है तो रोशनी की रात है, सुबह है तो उसे बस दिखता है कि कुछ रोशनी है, उससे ज्यादा उसे कुछ नहीं पता चलता, तो बस सुबह और रात बता सकती है। तो ऐसी एक समय में जब कोई जानवर ना सुबह ना रात बता सके, तो उसके बाद ऐसा चरण आया जैसे प्लनेरिया जैसे जानवर बने, जिसके जैसे बता सकते हैं रात है कि सुबह। जैसे अब हम बन गए जो हम रात सुबह नहीं, हम कलर भी बता सकते हैं, देख भी सकते हैं चीजों को अच्छे से। तो ये एक तरीके का जटिल अंग बढ़ गया, ठीक है। तो यही बात है, ठीक है। तो एक और आपको बात बताऊं कि वास्तव में पंख की तरह आंख भी एक व्यापक अनुकूलन है। यह कीटों में पाई जाती है, ठीक है, इंसेक्ट्स में मिलती है, उसी प्रकार से ऑक्टोपस में भी मिलती है, तथा ये कशुरुकी माने वर्टिब्रेट्स में भी मिलती है, तथा आंख की संरचना मतलब स्ट्रक्चर जो है इन सभी जीवन में भिन्न है, जिसका मुख्य कारण अलग अलग विकासियां हैं। तो हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि आंख भी जो है ये एक तरीके से एनालॉगस ऑर्गन है। क्या है, एक तरीके से एनालॉगस ऑर्गन है। हम क्यों बोल रहे हैं कि ये एनालॉगस ऑर्गन है, आप में से कोई मेरे को बता सकते हैं? जरा सोचिए, एक सेकेंड आपको देता हूँ, अपने को बताइए कि मैं क्यों बोल रहा हूँ ये एनालॉगस ऑर्गन। एनालॉगस मतलब समरूप अंग क्यों है? ये इसलिए समरूप अंग है क्योंकि सबके पास आंखें तो हैं। क्षमा कीजिए, थोड़े कर्सर की वजह से आंख थोड़ी टेढ़ी बन गई। सबके पास आंखें तो हैं, पर सबकी आंखें का स्ट्रक्चर डिफरेंट है और अलग अलग जगह से आनी, अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो इन सबका स्ट्रक्चर माने संरचना अलग है। ये सबके पास आंखें तो है, बट अंदर से सबकी आंखें अलग है। बट काम इनका वही है कि देखना लाइट वाइट है कि नहीं। तो ये एनालॉगस ऑर्गन होता है, माने समरूप ऑर्गन होता है। और मैंने क्या कहा था, होमोलोगस समजात और अंग वो है होते हैं जो जिनका संरचन सेम हो, भिन्न ना हो, सिमिलर हो, पर वह काम अलग अलग है। जिनका संरचन अलग अलग होता है, ठीक है, फंक्शन स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, काम सेम करते हैं, उसे एनालॉगस ऑर्गन कहते हैं। तो ये जैसे एक ऑक्टोपस हो गया, एक इंसेक्ट हो गया, ठीक है, एक इंसान हो गए, वर्टिब्रेट्स हो गए, तो ये सारे अलग अलग है, बट इन सबके पास आंखें हैं जो अंदर से संरचन विभिन्न है, जिनकी संरचना विभिन्न है, ठीक है, भिन्न है। तो इससे हमें पता चलता है कि आंख भी एक तरह की समरूप ऑर्गन है, समरूप अंग है। एक और चीज बताना चाहूंगा कि जो शुरू में जो जैसे साथ ही एक परिवर्तन जो एक गुण के लिए उपयोग है, कालांतर कालांतर में किसी अन्य कारण के लिए भी उपयोग हो सकता है। माने जो जो पंछी के पंख होते हैं, ये शुरू में जब बने थे, ये शुरू में उड़ने के लिए नहीं बने थे, ये इसलिए बने थे क्योंकि ये ठंड से बचाने के लिए बने थे, क्योंकि ये गर्मी है, ये पंछी को अंदर से गर्म रखता था, ये ठंडा नहीं होने देता था, हीट को ही इंसुलेशन किया करता था, ठीक है। तो ये काम होता था, बट फिर टाइम के साथ क्या हुआ कि पंछी ने इस पंख को उड़ने के लिए भी यूज करने लग गए, ठीक है। और एक और आपको बात बताना चाहूंगा कि जैसे ये पर को संक्षेप ठंड मौसम के ऊष्मारोधन के लिए विकास हुए थे, कालांतर में उड़ने के लिए भी उपयोग हो गए, ठीक है, ये मैंने आपको बताया। और वास्तव में कुछ अणुओं में समर्थ नहीं थे, मतलब बाद में संबंध पक्षियों ने परों के उड़ने के लिए उपाया, मतलब पहले इसे उड़ने के लिए यूज नहीं करते थे, अब करते। एक इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा कि डायनासोर जो थे, डायनासोर के पास भी ये जो क्या कहते हैं
डायनासोर के पास भी क्या कहते हैं, पंख हुआ करते थे, ठीक है। तो इससे हमें ऐसे पता चलता है कि दोनों के पास, बर्ड्स के पास जो जो हमारे पंखी हैं, जो हमारे पंख हैं, वो सिर्फ पंछियों के पास नहीं बट डायनासोर्स के लिए भी होते थे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो डायनासोर्स हैं, जिसको हम सरीसृप कहते हैं, रेप्टाइल्स, तो डायनासोर्स और पंछी ये दोनों काफी क्लोज हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के पास फेदर है। फेदर है मतलब ये संरचना इनकी सेम है। ये यूज अलग अलग करते थे। डायनासोर्स अभी शुरू में इसको हीट, मतलब अपने आप को गर्म करने के लिए, ताकि वो ठंडे ना हो, उसके लिए यूज करते थे दोनों। बट उसके बाद फिर पंछी ने इसको उसके लिए यूज करने लग गए, क्या कहते हैं, उड़ने के लिए। तो अगर आप देखें कि पंछी और आप चमगादड़ के हिसाब से देखें, तो फिर जो पंख है वह एनालॉगस ऑर्गन है, माने संपूर्ण ऑर्गन है। क्या कहता, जो एनालॉगस ऑर्गन है वो एक तरीके के समरूप ऑर्गन है, समरूप, संपूर्ण नहीं, समरूप समरूप अंग है। और अगर आप देखें सिर्फ किसके, अगर आप सिर्फ चमगादड़ और पंछी की तरफ से देखें, अगर आप पंछी और डायनासोर या पंछी और सरीसृप की तरफ से देखें, तो ये एक तरीके का समजात अंग है। क्यों? क्योंकि दोनों के पास शुरू में था, दोनों इसको ठंडा न होने से यूज करते थे, बट पंछी ने इसको फिर इन पंख को उड़ने के लिए भी यूज किया। तो ये डिपेंड करता है कि जो आप अंग की बात करें, आप किन दोनों के बीच में बात कर रहे हैं। तो जैसे आंख जो है, मैंने आपको बताया, वह समरूप अंग है। जो पंख है वे समरूप हो सकते हैं। अगर हम बात करें कि चमगादड़ और पंछी की, बट अगर हम पंछी और डायनासोर की बात करें, तो उस केस में हम इसको बोलेंगे कि ये समजात अंग है, क्योंकि दोनों के पास थे और दोनों ने अलग अलग तरीके में उसको यूज करने लगे। दोनों शुरू में सिर्फ ठंड से बचने के करते थे, बट डायनासोर में फिर फेदर उसके बॉडी से निकलने लगे, ठीक है, और पंछियों ने वो फेदर को यूज करने लगा उड़ने के लिए, ठीक है। तो ये वाली बात थी। अब आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा। अब मैं आपको बताऊंगा कृत्रिम चयन के बारे में। हमने इससे पहले प्राकृतिक चयन पढ़ा था, मैंने कहा था तीन तरीके होते हैं। एक होता है अनुवंशिक अपवाद, ठीक है, अनुवंशिक अपवाद होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट, जब बहुत बड़ा चेंज छोटे टाइम में आ जाए। एक होता है प्रकृति चयन, जब नेचुरल सिलेक्शन से लंबे टाइम में छोटी छोटी चेंजेस से एक नई स्पीसीज बनती है। एक होता है कृत्रिम चयन, जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन, जो हम इंसान करते हैं। इसका मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ अगले पेज पे। तो देखिए क्या था, जैसे काफी फार्मर्स जो थे, ठीक है, तो जंगली गोभी को फार्मर ने अलग अलग तरीके से इसका कल्टीवेशन किया, इसे बड़ा किया। जैसे इनने अगर कभी उनको लिख के दिखाता हूँ, अगर उन्हें कभी, जैसे केल है, केल में उनको ज्यादा पत्ते चाहिए थे, तो उन्होंने केल बना दिया ज्यादा। उन्हें लाल गोभी ज्यादा अच्छी लगती थी, कि कलर चाहिए था, तो उन्होंने सिर्फ उन गोभियों के बीच में कल्टीवेशन करी या यौन प्रजनन किया, जिसमें थोड़ा थोड़ा लाल कलर था, ताकि ज्यादा लाल कलर आते रहे और लाल गोभी बन गई। अगर सिर्फ पत्ते ही पत्ते चाहिए थे, तो फिर ब्रोकली या गोभी बना दी उन लोगों ने। इसी तरीके से फूल गोभी भी बनी, इसी तरीके से गाठ गोभी भी बनी, ठीक है, गाठ गोभी बनी। तो एक जंगली गोभी से इतनी अलग अलग तरीके का विकास हुआ, बट ये इंसानों ने किया और छोटे टाइम में किया। ये कंट्रोल्ड वे में किया, ठीक है। ये नेचुरल सिलेक्शन बहुत लंबे टाइम में होता है, बट ये छोटे टाइम में किया। बट बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ, छोटा सा चेंज हुआ जेनेटिक टाइम में, छोटे जेनेटिक ड्रिफ्ट में, मतलब आनुवंशिक उपवाद में छोटे टाइम में बहुत बड़ा चेंज होता है। ये मीडियम टाइम में चेंज हुआ, और ये कंट्रोल्ड वे में इंसानों ने खुद एक हिसाब से किया कि हाँ मुझे लाल चाहिए तो मैं लाल गोभी कर लूंगा, जिसमें थोड़े लाल वाले जंगली गोभी लेके। अगर उन्हें लगा कि जंगली गोभी जिसमें पत्ते ज्यादा है, तो चलो उससे केल या ब्रोकली या गोभी बना देते हैं। तो ये एक और एग्जाम्पल है जंगली गोभी के विकास का। तो इसके साथ में एक और चीज बोलना चाहूंगा कि जैसे मैंने आपको बताया था शुरू शुरू में, एक हमने प्रश्न किया था कि जितना प्रतिशत चेंज होता है वो जैसे एक पॉपुलेशन में 60% चेंज है, एक पॉपुलेशन में 10% एक क्या कहते हैं लक्षण है, तो कौन सा पहले आया, ठीक है। सिमिलरली हम क्या करते हैं, ये सत्य है, तो विभिन्न स्पीशीज के डीएनए की संरचना की तुलना से हम सीधा ही इसका निर्धारण कर सकते हैं कि इन स्पीशीज के उद्भव के दौरान डीएनए में क्या क्या और कितना परिवर्तन आता होगा। मतलब अगर आप तीन स्पीशीज लो, ठीक है, अगर आप तीन स्पीशीज लो और आप तीन स्पीशीज में देखो कि भाई इसमें और इन दोनों में सिर्फ 10% चेंज है,
इनका डीएनए में सिर्फ 10% चेंज है, इनके डीएनए में सिर्फ 10% चेंज है, ठीक है। और आप देखो कि सॉरी इसमें थोड़ी वो गंदा लग रहा है डीएनए, और इसके डीएनए में सिर्फ 50% चेंज है, ठीक है, 50% चेंज है डीएनए में, मतलब इतना 50% डिफरेंट है इनका डीएनए। तो आपको कौन सा लगता है कि इन दोनों में से कौन से दो हैं जो एक दूसरे से ज्यादा पास हैं? तो क्योंकि 10% है इसमें चेंज, तो इसका मतलब जो ये हैं ये थोड़े टाइम पहले ही आए हैं, ये जो दोनों बने, तभी ये एक दूसरे के, इनके एंसेस्टर्स जो हैं क्लोज हैं, ये एक दूसरे के ज्यादा पास है। बट जो 50% वाला है ये पहले के टाइम से निकले पड़े हैं, तभी इनमें इतनी चेंजेस, क्योंकि टाइम जितना बढ़ते रहेगा चेंज इंक्रीज होता रहेगा और उतना दूर जाते रहेंगे। तभी जिनके में कम डीएनए में परसेंट चेंज है वो ज्यादा एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो बस यही समझाना चाहूंगा। अब अगली क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।